वेलकम टू अध्यापिका। आज हम लर्निंग एंड टीचिंग के थर्ड यूनिट यानी टीचिंग के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि शिक्षण क्या है। आज के सेशन में मैं कवर करूंगी इसके कॉन्सेप्ट, इसकी डेफिनेशन को, कौन कौन से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से लेवल्स पे क्या क्या फेसेस है टीचिंग के, कौन कौन से फंक्शंस हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हम इन सारी चीजों को आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन विद अ कोट एंड कोट सेज Give the world the best you have and the best will come back to you। यानी अगर मैं इसको एक टीचिंग के कॉन्टेक्स्ट में लेकर जाऊं तो एक टीचर के लिए उनकी दुनिया, उनके बच्चे, उनके स्टूडेंट ही होते हैं और थ्रू टीचिंग टीचर सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रही होती है और हम और वो बच्चे और हम सब मिलकर एक सोसाइटी क्रिएट करते हैं। तो टीचर को जो भी वो नॉलेज बच्चों के साथ इम्पार्ट करती है, जो भी वो नॉलेज बच्चे के साथ शेयर करती है, वो बेस्ट होनी चाहिए क्योंकि उसी के थ्रू टीचर सोसाइटी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जा रही है, एक अच्छे वे में लेकर जा रही है, जिससे वही चीजें ऑटोमेटिकली सोसाइटी के थ्रू उनके पास वापस आएंगी। तो इसलिए कहा जाता है कि टीचर को अपनी बेस्ट नॉलेज बच्चों तक पहुंचानी चाहिए जिससे उनकी लर्निंग भी बेस्ट हो। ये जो कोट है ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दिया था, जो हमारे भारत के एक बहुत ही बड़े एजुकेशनिस्ट थे। उनको काफी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था और उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पर हम टीचर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं यानी 5th ऑफ सितंबर को। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज टीचिंग यानी शिक्षण क्या है। सो इन सिंपल वर्ड्स आई विल डिफाइन कि टीचिंग एक सोशल प्रोसेस है। टीचिंग एक प्रोसेस है जिसमें टीचर बच्चों को गाइड करती है, अपनी नॉलेज को शेयर करती है, बच्चे को मोटिवेट करती है, एनकरेज करती है। तो अब हम कह सकते हैं कि टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टीचर बच्चों को शेप करती है, उनको गाइड करती है ताकि वो स्किल्स को एक्वायर कर सके, नॉलेज को समझ सके, नॉलेज को एक्वायर कर सके, अपने एटीट्यूड, अपने एप्टीट्यूड्स को बिल्डअप कर सके, जिसकी मदद से वो एक बेस्ट पॉसिबल वे में निकल कर आएंगे बाहर, मतलब उनकी एक बेस्ट पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि जो एक टीचर की जो लाइफ होती है वो हमेशा बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमती है, क्योंकि टीचर हमेशा आपको नजर आएगी बच्चों को पॉजिटिव मैनर में इन्फ्लुएंस करते हुए। यानी कि अगर हम नैरो मीनिंग में देखें तो टीचिंग जो है एक बाइपोलर प्रोसेस है जिसमें दो पोल्स होते हैं, एक टीचर और दूसरा लर्नर, जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हुए, ज्यादा टीचर ही इन्फ्लुएंस करते हुए दिखेगी, लेकिन जब एक टीचर क्लास में जाती है तो वो टीचर ही बच्चे को नहीं सिखा रही होती। हम भी जब क्लास में जाते हैं तो हम भी बच्चों से काफी कुछ सीख रहे होते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि थ्रू टीचिंग टीचर कुछ चीजों पर एम करती है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अपने दिमाग में लेकर चलती है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्म करती है जिससे वो स्टूडेंट की डेवलपमेंट में हेल्प करती है। तो वो पहला ऑब्जेक्टिव जो हमेशा एक टीचर के माइंड में होता है, हमेशा एक जो चेंज वो अपने बच्चे के अंदर देखना चाहती है, वो ये होता है कि जो भी वो नॉलेज बच्चे के साथ इम्पार्ट या शेयर कर रही है वो उस चीज को समझे, वो नॉलेज को ग्रैब करे, जिससे जो उनका जो नॉलेज का जो ओशन है वो हमेशा भरता ही रहे। दूसरा, टीचर का एक बहुत ही बड़ा जो ऑब्जेक्टिव रहता है बच्चों के लिए वो ये होता है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग को वो डेवलप कर पाए, उनकी अंडरस्टैंडिंग को वो बिल्डअप कर पाए, ताकि बच्चा जब एक क्लास में तो कॉन्सेप्ट को समझ रहा है, टॉपिक को समझ रहा है, ठीक है, लेकिन जब वो क्लासरूम से बाहर अगर वो जब पैर रखेगा, जब वो सोसाइटी के साथ जाएगा तो वहां पर भी वो दूसरों को समझ पाए, यानी एक अंडरस्टैंडिंग उसकी बिल्डअप हो पाए। उसके बाद टीचर बच्चों को अलग अलग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है जिससे बच्चों को एक्सपीरियंसेस मिले, ताकि जो उनकी लर्निंग हो रही है वो इतनी इफेक्टिव हो ताकि वो लॉन्ग टर्म तक उनके साथ रहे, वो ध्यान रख पाए, वो ज्यादा टाइम तक उसको भूल ना पाए, उनकी उससे जो वो सीख रहे हैं वो काफी बच्चों के लिए इफेक्टिव हो। फिर टीचर का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि बच्चों को वो स्किल्स को एक्वायर करने में हेल्प करे, और अगर बच्चों के अंदर स्किल्स वो देख पा रही हैं तो अगर उनको कैसे वो और निखार सकती हैं, कैसे वो और उनको पॉलिश करती है, तो ये ऑब्जेक्टिव भी होता है एक टीचर का। और उसके साथ साथ टीचर बच्चों की ऑल राउंड डेवलपमेंट में लग जाती है, यानी कि सिर्फ उनकी बिहेवियर में जो चेंजेस लेकर आती है उससे क्या होता है कि टीचर बच्चों की ऑल राउंड डेवलपमेंट करा रही होती है, उनकी पर्सनैलिटी ऐसे निकल कर आती है। तो जो मॉडिफिकेशन टीचर लेकर आती है बिहेवियर में, उससे क्या होता है कि बच्चों की पर्सनैलिटी इंप्रूव होती रहती है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो ये कुछ एम्स हैं जो थ्रू टीचिंग टीचर चाहती है कि उनके लर्नर में ये चेंजेस आए और वो एक बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स करके एक बाहर ऐसे निकले। सो अब आपकी स्क्रीन पे कुछ डेफिनेशन, कुछ परिभाषाएं भी आपको दिख रही होंगी। ये जो एजुकेशनिस्ट हैं बड़े बड़े, इन्होंने अपनी ही भाषा में, अपनी ही शब्दों में डिफाइन करा है कि टीचिंग क्या है, इन्होंने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करा है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे बी.ओ. स्मिथ की डेफिनेशन,
रियांस की डेफिनेशन, गेज की डेफिनेशन और एच.सी. मॉरिसन की डेफिनेशन. सो यू कैन रेफर टू द स्लाइड. अगर आपको डेफिनेशन देखनी हो तो आप स्लाइड से रेफरेंस ले सकते हैं. तो अब हम जान लेते हैं कि टीचिंग की कौन कौन सी विशेषताएं हैं. तो सबसे बड़ी विशेषता टीचिंग की ये है कि टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है. हमें पता है कि टीचर कभी कभार आकर वो चॉक एंड टॉक वाला मेथड भी यूज करती है, जिसको हम ट्रेडिशनल वे भी कहते हैं, लेकिन टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस में ही करी जानी चाहिए. उससे क्या होता है कि टीचर का जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है उसके साथ साथ बच्चे भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब टीचर अलग अलग स्ट्रैटेजीज का यूज करेगी, अलग अलग मेथड्स का यूज करेगी, अलग अलग एड्स का यूज करेगी, तो उससे अपने आप बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होगा. वो लर्निंग में एंगेज होंगे, टीचिंग में एंगेज होंगे, जिससे क्या होगा कि एक इंटरैक्शन डेवलप होगा और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा क्लास में. तो अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टीचिंग की, यानी शिक्षण की क्या क्या विशेषताएं हैं. तो एक सबसे बड़ी विशेषता जो है एक टीचिंग की वो यही है कि ये एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है. इसको एक इंटरैक्टिव प्रोसेस क्यों कहा जाता है? आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ टीचर क्लास में आके वही ट्रेडिशनल वे से ही टीचिंग करते हैं, यानी चॉक एंड टॉक मेथड यूज करते हैं, लेक्चर मेथड यूज करते हैं. लेकिन नहीं, टीचिंग का एक इंटरैक्टिव प्रोसेस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि टीचिंग करते वक्त टीचर तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, लेकिन कभी कभार बच्चे क्या होते हैं, एब्सेंट माइंडेड बैठे रहते हैं क्लास में. तो इसके लिए जरूरी है कि टीचर डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट एड्स, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज का यूज करे, जिससे क्या होगा कि बच्चे भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्लास में क्रिएट होगा, जिससे लर्निंग क्या होगी, काफी ज्यादा इफेक्टिव होगी. और जब टीचर अलग अलग मेथड्स और एड्स का यूज करती है तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे मेंटल इमेजेस फॉर्म कर लेते हैं, जिससे ज्यादा टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक वो चीजों को याद रख पाएंगे. तो इसलिए टीचिंग का एक इंटरैक्टिव प्रोसेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक, यानी ये इसकी एक विशेषता भी है. उसके बाद जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि टीचिंग एक ट्राइपोलर प्रोसेस है. अब इसको ट्राइपोलर क्यों बोला गया है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक नैरो मीनिंग में टीचिंग को बाइपोलर बोला जाता है, क्योंकि एक टीचर और लर्नर को ही दो पोल माने जाते हैं. लेकिन व्हेन इट कम्स टू ट्राइपोलर प्रोसेस, तो ट्राइपोलर में एक फैक्टर जो एड अप हो जाता है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी हमारी सोसाइटी का फैक्टर. क्योंकि टीचर बच्चे को जो सिखा रही होती है वो किसके अकॉर्डिंगली सिखा रही होती है, वो बच्चे को शेप करती है, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है कि जब बच्चा सोसाइटी में जाए और सबके साथ एडजस्ट हो पाए. तो इसीलिए जो तीन फैक्टर जिसको ट्राइपोलर प्रोसेस बोला गया है वो क्या है कि टीचर जो लर्नर को सिखा रही है वो सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग ही उसको शेप कर रही है, जो ऑटोमेटिकली टीचर के पास वापस आएगा. जैसे इसका एग्जांपल मैं लूं कि मैंने अपनी टीचर से सीखा और अब मैं आपको सिखा रही हूँ, और अब मैं, आप भी फ्यूचर टीचर्स हो तो आप भी कल के लिए तैयार हो रहे हो. तो ये एक ट्राइपोलर प्रोसेस हो गया कि वही चीज मेरे पास वापस आ रही है. उसके बाद टीचिंग जो है उसको कहा जाता है कि ये फॉर्मल भी होती है, उसके साथ साथ इनफॉर्मल भी होती है. यानी इनसाइड द क्लासरूम टीचिंग तो होती ही है, जो बच्चों को एक टीचर सिखा रही होती है, एक ट्रेन टीचर सिखा रही होती है, वो तो होता ही है. लेकिन उसके साथ साथ ये भी होता है कि जब बच्चा आउटसाइड द क्लास जाता है, जब क्लासरूम के बाहर निकलता है, तो वो काफी चीजें देख देख के सीख रहा होता है, यानी उसकी टीचिंग वहां पे भी कॉन्टिन्यूअस होती है. जैसे हम जो मोबाइल ऑपरेट करना सीखते हैं और जो कंप्यूटर को ज्यादातर हम जो ऑपरेट करना सीखते हैं, छोटी मोटी चीजें, वो हम लोग दूसरों को देख देख कर, या फिर कोई हमें एक बार बता दे कि इस चीज को ऐसे करना है, तो हम उसी टाइम सीख जाते हैं. तो जो टीचिंग हो रही है वो बाहर भी हो रही है, इसलिए टीचिंग को फॉर्मल के साथ साथ इनफॉर्मल भी कहा जाता है. उसके बाद टीचिंग को बोला जाता है कि टीचिंग की मदद से बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है. ऐसा क्यों? क्योंकि टीचिंग की मदद से जब बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करता है तो उसकी फिजिकल के साथ उसके मेंटल प्रोसेसर्स भी ऑन हो जाते हैं और वो भी डेवलप करते हैं. जब बच्चा क्लास में बैठ के सीख रहा होता है, अगर मैं लेक्चर स्ट्रेटेजी का बताऊं तो उससे क्या होता है कि बच्चे के मेंटल प्रोसेसर्स ऑन होते हैं. तो टीचिंग हमारी ऑलराउंड डेवलपमेंट में बच्चों की हेल्प करती है. उसके साथ साथ ऐसा कहा जाता है कि टीचिंग को एक आर्ट के साथ साथ साइंस भी कहा जाता है. लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि टीचिंग करना एक आर्ट ही है. दूसरों को समझाना, अलग अलग तरीके यूज करना उनको समझाने के लिए, और उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, उनकी नीड को समझना, ये हर कोई नहीं कर सकता. तो ये एक आर्ट ही है कि कैसे आप बच्चों को समझ पा रहे हो, उनकी नीड्स को समझ पा रहे हो, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग ही आप अपनी टीचिंग को मोल्ड कर रहे हो.
इसीलिए इसको आर्ट बोला जाता है। अब आर्ट तो समझ में आ गया, लेकिन अब इसको साइंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब आर्ट करते हुए जब हम बच्चों की वो स्ट्रेटेजीज और नीड्स के अकॉर्डिंग ही हम अपनी टीचिंग को मोल्ड कर रहे हैं, वहां पे हमारा साइंस आ जाता है कि बच्चों की जो नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ही मैं स्ट्रेटेजीज को पिकअप कर रही हूँ, मैं मेथड्स को पिकअप कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि इस बच्चे पे शायद ये मेथड वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं इस मेथड को नहीं अपना रही, मैं दूसरी टीचिंग एड्स की हेल्प ले रही हूँ। तो वहां पे हमारा साइंस वाला फैक्टर रोल प्ले करता है। उसके बाद बोला जाता है कि टीचिंग टास्क ओरिएंटेड है। अब टीचिंग को टास्क ओरिएंटेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि टीचिंग के थ्रू टीचर कुछ एम्स लेकर चलती है, कुछ डिजायरेबल चेंजेस जो बच्चों के अंदर देखना चाहती है, कुछ लर्निंग में उनको हेल्प करना चाहती है। तो ये जो टास्क है जो टीचर अपने साथ लेकर चलती है कि इतने होने तक बच्चों को ये चीजों की समझ हो जाएगी, तो इसलिए कहा जाता है कि टीचर हमेशा अपने माइंड में कुछ टास्क लेकर चलती है जिससे वो टीचिंग कर पाती है और इससे टीचिंग के ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो पाते हैं। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करेंगे एसेंशियल्स फॉर टीचिंग, यानी टीचिंग करने के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकताएं हैं। तो जो सबसे पहली आवश्यकता है टीचिंग करने की वो ये है कि टीचर को कंटेंट की नॉलेज हो और उनको जर्नल नॉलेज हो, यानी कि टीचर क्लास में क्या पढ़ा रही है, जो भी उनका सब्जेक्ट है, जो उनका टॉपिक है, उसकी पूरी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कब आगे से कौन सा क्वेश्चन अराइज हो जाए और टीचर अगर उसका आंसर नहीं दे पा रही है, तो उसको से बच्चों को ये पता लगता है कि टीचर शायद इस चीज में थोड़ी लैक कर रही है, तो वो चीज कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में भी बैठ जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि टीचर जिस भी चीज को वो बच्चों के सामने प्रेजेंट कर रही है उसका अच्छे से वो ज्ञान लेकर आए, उसको अच्छे से पढ़कर आए, उसको अच्छे से समझ कर आए। और इसके साथ साथ जनरल नॉलेज, हमारे आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि बच्चे तो कुछ भी पूछते हैं और वो कुछ भी कभी भी कोई भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है। जैसे जनरल रिलेटेड वो कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो टीचर को ये नहीं होना चाहिए कि मैंने तो सुना ही नहीं और मैंने इसके बारे में मुझे पता ही नहीं है, मुझे टाइम नहीं था। नहीं, तो टीचर को हमेशा जनरल नॉलेज के बारे में भी पता होना चाहिए कि आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है। क्योंकि जब बच्चे क्वेश्चन अराइज करते हैं तो उनको डिमांड होती है कि वहां से टीचर के वहां से उनको एक आंसर भी मिले। तो इसलिए जरूरी है कि कंटेंट और जनरल नॉलेज हो। फिर टीचर को करिकुलम की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और टीचर जब भी अपने लेसन, जब भी अपने टॉपिक को प्रेजेंट करे, वो करिकुलम को ही अपने माइंड में रखकर करे, तभी टीचिंग और लर्निंग के जो एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो तभी अचीव हो पाएंगे जब टीचर को पता हो कि करिकुलम क्या डिमांड कर रहा है, कि करिकुलम क्या कह रहा है, कि एट द एंड कि बच्चों के अंदर ये चेंजेस आने चाहिए। तो करिकुलम की जब नॉलेज होगी तभी टीचर अपने लेसन को इस तरीके से प्रेजेंट करेगी कि उसमें सिर्फ टीचिंग ही नहीं हो रही है, सिर्फ कंटेंट ही बच्चों के सामने प्रेजेंट नहीं हो रहा है, और जो चेंजेस जो करिकुलम हमारा डिमांड कर रहा है वो सारे मॉडिफिकेशंस बच्चों के अंदर आ जाए। उसके बाद हमारा आता है कि टीचर को एक अच्छा मैनेजर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि टीचर को सिर्फ क्लास में जाके पढ़ाना ही नहीं होता, उसके साथ साथ उन्हें काफी इवेंट्स को मैनेज करना होता है। यानी अगर रिपोर्ट कार्ड का मैं बोल दूं, पीटीएम में बोल दूं, उसके साथ साथ एनुअल डे अगर स्कूल में हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है 15 अगस्त का या 26 जनवरी का हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि टीचर को काफी चीजें मैनेज करनी होती है। तो ये बहुत जरूरी है एक अच्छी टीचर बनने के लिए कि टीचर क्लास को तो साथ साथ मैनेज करे, लेकिन उसके साथ साथ मैनेज करे वो बाकी इवेंट्स को जो उसके साथ साथ चल रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि टीचर को एक अच्छा मैनेजर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आती है कि टीचर को डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है और पोलाइट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि टीचर को ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि बच्चों को वो रिफ्लेक्ट कर रही है अपनी पर्सनालिटी, वो बच्चे जो उनको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, अटेंशन पे कर रहे हैं, और उसी के बाद बच्चे अपनी टीचर को इमिटेट करने लग जाते हैं। जैसे जब मैं छोटी थी तो एक बार जब टीचर ने बोला कि यू हैव टू ब्रश ट्वाइस अ डे, तो घर पे जाकर मैंने स्टार्ट कर दिया था कि रात को सोने से पहले ब्रश करना है और सुबह उठते ही सबसे पहले ब्रश करना है, उसके बाद ही दूध पीना है। तो ये चीजें हमारे माइंड में कितनी ज्यादा बैठ जाते हैं कि इतना ज्यादा हमें टीचर इन्फ्लुएंस करती है। तो ये बहुत जरूरी है कि टीचर अपनी पर्सनालिटी को पोलाइट रखे, डिसिप्लिन रहे। ऐसा नहीं कि क्लास में वो लेट आ रही हैं और जल्दी चले जा रही हैं, बच्चों के साथ वो रूडली बिहेव कर रही हैं, दूसरों को जो एवरेज बच्चे उनको इंसल्ट कर रही हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर को डिसिप्लिन और पोलाइट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे उनको ऑब्जर्व करके उस बिहेवियर को अपने अंदर लेकर आ रहे हैं। तो अगर वो अच्छा ही रिफ्लेक्ट करेंगे बच्चों के सामने, तो बच्चे अच्छी ही चीजें ऑब्जर्व करके उन्हीं चीजों को वो इमिटेट करेंगे। उसके साथ साथ टीचर को बहुत जरूरी है ये देखना कि कैसे वो बच्चों से कनेक्ट कर पाएगी। क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक टीचर के लिए कि वो बच्चों के साथ कैसे कनेक्शन बिल्डअप कर रही है, अपनी क्लास को कैसे इंटरेस्टिंग बना रही है।
तो जब वो डे टू डे टेक्नोलॉजीज के साथ अपडेटेड रहेगी तो अपनी क्लास में नए नए ऑडियो विजुअल एड्स के साथ, नए नए मेथड्स के साथ टीचिंग करेगी, जिससे क्या होगा कि अगर बच्चों में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस वो देख पा रही हैं कि अगर बच्चे, ठीक है, कोई बच्चा ज्यादा होशियार होता है तो कोई बच्चा नहीं होता, तो हर बच्चे पे सेम मेथड ऑफ टीचिंग अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि टीचर क्या करेगी, क्लास में इंटरेस्ट भी बिल्डअप कर पाएगी, अलग अलग बच्चे यानी इंडिविजुअल डिफरेंस जहाँ बच्चों में उनको दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज का यूज करके उनकी लर्निंग प्रोसेस में उनकी हेल्प कर पाएगी, और टेक्नोलॉजीज के साथ अप टू डेट रहने की वजह से वो नई नई तरीकों से नई नई आइडियाज लेकर अपनी टीचिंग को और ज्यादा इफेक्टिव और सक्सेसफुल बना पाएगी, जिससे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑटोमेटिकली आसानी से ही अचीव हो जाएंगे। तो ये थे हमारे एसेंशियल्स ऑफ टीचिंग। अब हम बात करेंगे टीचिंग वेरिएबल्स की, यानी शिक्षण के चर की। तो बेसिकली 3 वेरिएबल्स होते हैं टीचिंग के। पहला होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल, और उसके बाद आता है हमारा इंटरवीनिंग और मीडिएटिंग वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? टीचर ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रोल प्ले करती है। वो बच्चों के सामने आकर, क्योंकि उनको ही डिसाइड करना होता है कि कौन सा टॉपिक उनको प्रेजेंट करना है और किस तरीके से, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज का वो यूज करेंगी, इसलिए बोला जाता है कि जो सोल डिसाइडर होता है कि कौन है, मतलब क्या टीचर को प्रेजेंट करना है, तो वो टीचर ही होती है, इसलिए बोला जाता है कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके बाद बारी आती है डिपेंडेंट वेरिएबल की, यानी स्टूडेंट की। तो टीचर के ऊपर कौन डिपेंडेंट है? स्टूडेंट। कि टीचर जो भी कंटेंट उनके सामने प्रेजेंट करेगी उसी को वो सीखेंगे, उसी को वो लर्न करेंगे, उसी के बारे में वो जानेंगे, उसी को लेकर वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट को बोला जाता है कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो टीचर के ऊपर ही डिपेंडेंट है कि टीचर जो उनके सामने प्रेजेंट कर रही है वही वो चीज सीख रहे हैं। अब इसके बीच में आ जाते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल, जिसको हम मीडिएटिंग वेरिएबल भी बोलते हैं। ये कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं? तो कंटेंट को प्रेजेंट करने में जो टीचर की हेल्प करते हैं, यानी अलग अलग स्ट्रैटेजीज हो गई, मेथड्स हो गए, बुक्स हो गई, तो ये जो सारे सपोर्टिंग मटेरियल हैं ये इंटरवीनिंग वेरिएबल्स का रोल प्ले करते हैं टीचिंग में। तो ये थे हमारे वेरिएबल। अब हम जानते हैं फंक्शंस ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के क्या क्या कार्य हैं। तो ये जो अभी हमने वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ा, यही वेरिएबल्स फंक्शनल पार्ट भी प्ले करते हैं टीचिंग में। तो हम देखेंगे डायग्नोस्टिक फंक्शन को, हम जानेंगे इसके बाद प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन को, और उसके साथ साथ हम जानेंगे इवेल्युएटिव फंक्शन को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक फंक्शन की, यानी निदानात्मक कार्य। तो एक डॉक्टर की तरह ही टीचर क्या करती है? टीचर बच्चों की नीड्स को प्रॉपर्ली डायग्नोस करती है। वो देखती है कि बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, बच्चों को क्या क्या चीजों की कि बच्चों को कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए टीचर क्या करेगी? सबसे पहले वो डायग्नोस करेगी और उसके बाद ही वो प्रॉपर ट्रीटमेंट देगी एक डॉक्टर की तरह, कि बच्चों को अगर ये नीड है, अगर ये उनको प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो वो उसी के अकॉर्डिंगली ही बच्चों को ट्रीट करेगी, ताकि उनकी जो यहाँ पे भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो उनकी वो प्रॉब्लम सारी क्लियर हो, उनको सोल्यूशन मिले और आगे चलकर उनको ऐसी सेम प्रॉब्लम दोबारा फेस ना करनी पड़े। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो टीचर फॉलो करती है। तो सबसे पहले जो स्टेप आता है वो ये होता है कि टीचर डायग्नोस करे कि बच्चों का एंटरिंग बिहेवियर क्या है, यानी कि टीचर देखे कि जब बच्चा क्लास में एंटर कर रहा है तो वो अपनी साथ साथ कौन सी नॉलेज लेकर आ रहा है, वो कौन से बैकग्राउंड से आ रहा है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या नीड्स है। तो ये डायग्नोस करना बहुत जरूरी है, तभी टीचर आगे कुछ उसको ट्रीटमेंट, यानी तभी उसके अकॉर्डिंगली टीचर उसकी लर्निंग प्रोसेस में उसको हेल्प कर पाएगी। उसके बाद जब टीचर ने बच्चे का एंटरिंग बिहेवियर देख लिया है, उसी के बेसिस पे टीचर अब क्या करेगी? ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्म करेगी। टीचर देखेगी कि बच्चों को अगर इतनी प्रॉब्लम है, अगर बच्चा ठीक अच्छा परफॉर्मर है, उसके मार्क्स अच्छे हैं, उसको प्रीवियस नॉलेज अच्छे तरीके से, तो टीचर उसी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्म करेगी। लेकिन अगर टीचर देखती है कि बच्चों को यहाँ काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है, उसको अच्छे से नॉलेज नहीं प्रीवियस कंटेंट की, तो फिर वो क्या करेंगी? वो उसी के अकॉर्डिंगली ही ऑब्जेक्टिव्स को फेस करेंगी, क्योंकि दोनों जो बच्चे हैं, जिन दो बच्चों का मैंने एग्जांपल दिया, वो दोनों बच्चों की नॉलेज में काफी डिफरेंस है, तो जो सेम ऑब्जेक्टिव्स हर बच्चे के साथ नहीं आप अप्लाई कर सकते। तो इसीलिए टीचर को एंटरिंग बिहेवियर डायग्नोस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे वो ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्म करेंगी। अब जब टीचर ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्म करेंगी तो उस टाइम वो एक चीज और देखेंगी, वो होगी कि बच्चे कितने केपेबल हैं और क्या उनका पोटेंशियल है, कि ऐसा ना हो कि टीचर ज्यादा बड़े ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्म कर दे जिसको बच्चा अचीव कर ही ना पाए एक बार में। तो ये बहुत जरूरी है कि उसके पोटेंशियल को, उनकी कैपेबिलिटीज को टीचर अपने नजर में रखे, उनके ध्यान में रखे और उसी के बेसिस पे उन ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्म करा जाए।
तो जब टीचर ने ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म कर लिए हैं तो उसके बाद वो एनालाइज करेगी कि कंटेंट क्या है, कि किस तरीके से बच्चे के सामने उनको कंटेंट को रखना है, कौन सा सिक्वेंशियल प्रोसीजर वो फॉलो करेंगी और उस कंटेंट को रखने में, उस कंटेंट को प्रेजेंट करने में, डिलीवर करने में इंफॉर्मेशन को कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर है जिनकी टीचर को जरूरत है कि जिससे उनका जो टास्क है, जिससे जो भी वो प्रेजेंट करना चाहती हैं वो अच्छे से बच्चों के सामने वो प्रेजेंट कर पाए, डिलीवर कर पाए। तो ये बहुत जरूरी है कि वो एनवायरमेंटल फैसिलिटीज का भी ध्यान रखे कि कौन कौन सी फैसिलिटीज उनको चाहिए जब वो अपना कंटेंट डिलीवर कर रही हो। उसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि टीचर अपनी कैपेबिलिटीज और अपने पोटेंशियल को भी नजर में रखे कि क्या वो इतनी कैपेबल हैं कि वो ये टास्क जो बच्चों से चाहती है, जो भी वो डिजायरेबल चेंजेस बच्चों के अंदर चाहती हैं, क्या वो इतनी कैपेबल हैं कि वो बच्चों के अंदर वो चेंजेस ला सकती हैं, क्या वो पोटेंशियल उनके अंदर है कि वो चेंजेस जो वो चाहती हैं बच्चों के अंदर वो आ पाए। तो ये बहुत जरूरी है कि टीचर अपनी भी कैपेबिलिटीज और अपने भी पोटेंशियल को ध्यान में रखे। सो ये थे हमारे डायग्नोस्टिक फंक्शन। अब हम बात करेंगे प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन की, यानी कि उपचारात्मक कार्य। तो जब टीचर ने डायग्नोस कर लिया है, अब देख लिया है, जब डॉक्टर की तरह ही टीचर ने प्रॉब्लम को समझ लिया है कि ये प्रॉब्लम है और इसी के बेसिस पे उसको वो फिर क्या करेगी, वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगी। वो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में बच्चों की हेल्प करेगी विद द हेल्प ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन। यानी कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने डायग्नोस करने के बाद फॉर्म करे हैं, अब उनको कैसे अचीव करना है, ये इस फंक्शन में, ये बेसिकली इस फंक्शन का काम है। और इसके साथ साथ टीचर को ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जरूरी है कि एक अच्छा कोऑपरेशन उनको स्टूडेंट से मिले, यानी कि इंटरैक्शन अच्छे से हो, ताकि टीचर का जो भी उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं उन पे अच्छे से वो वर्क करके बच्चों के अंदर वो चेंजेस लेकर आ पाए, बच्चों को वो नॉलेज में और लर्निंग में हेल्प कर पाए। तो जो भी उन्होंने कंटेंट सिलेक्ट करा है उसको वो अप्रोप्रिएट हो, वो बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग ही हो, और उसके साथ साथ वो सीक्वेंशियल प्रोसीजर में हो। यानी कि ऐसा नहीं कि टीचर, जैसे मैं एग्जांपल लूं, जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम उनको सबसे पहले नंबर्स नेम नहीं सिखाते हैं, हम उनको काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं कि 1 2 3 ऐसे, और उसके बाद हम ONE 1 पे जाते हैं। तो ऐसे ही टीचर को जरूरी है कि वो प्रॉपर सीक्वेंशियल मैनर में ही अपने कंटेंट को, अपने एप्रोप्रिएट कंटेंट को बच्चों के सामने प्रेजेंट करे, और उस जो भी कंटेंट वो बच्चों के सामने प्रेजेंट कर रही है उसको प्रेजेंट करने के लिए वो डिफरेंट टीचिंग स्ट्रैटेजीज का यूज करे, अलग अलग मेथड्स का यूज करे और अलग अलग एड्स का यूज करे। क्योंकि जब टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंस समझ में आते हैं तो वो इस चीज समझ लेते हैं कि हर बच्चे पे सेम मेथड अप्लाई नहीं हो सकता है, हर बच्चा एक ही तरीके से लर्न नहीं कर सकता है। तो जब ये बातें टीचर के ध्यान में रहेंगी तो वो क्या करेंगी, वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यानी एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज का यूज करेंगी। जो मेथड टीचर यूज कर रही हो सकता है वो जो एवरेज या फिर लेस एबल बच्चा है, जो मतलब जिसका IQ इतना ज्यादा नहीं है, वो उस पर अप्लाई नहीं हो सकती। तो वहां पर लर्निंग के जो ऑब्जेक्टिव होंगे, जो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव होंगे, वो नहीं अटेन हो पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि टीचर बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझ के उनके अकॉर्डिंगली ही स्ट्रैटेजीज को अपनाए। और ये करने के लिए बच्चों का कोऑपरेशन होना टीचर्स पे बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं, बच्चों का टीचर के साथ थोड़ा कोऑपरेट होना पड़ेगा, तभी वो ये सारी चीजें बच्चों के साथ वो अप्लाई कर पाएंगे, तभी वो इंडिविजुअली हर बच्चे पे ध्यान दे पाएंगे। तो ये है हमारा प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन। अब हम बात करेंगे अपने इवेल्युएटिव फंक्शन के बारे में, यानी मूल्यांकन कार्य के बारे में। डायग्नोस कर लिया है प्रॉब्लम को, उसका सोल्यूशन भी कैसे देना है ये बात हो गई है, और उसका सोल्यूशन भी दे दिया गया है। लेकिन क्या जो सोल्यूशन निकला या फिर क्या जो डायग्नोज हुआ था वो चीज सही थी, तो ये कैसे पता चलता है हमारे, ये पता चलता है हमें अपने इवेल्युएटिव फंक्शन में, यानी मूल्यांकन कार्य में। जो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म करे थे डायग्नोस्टिक फंक्शन के बेसिस पे, और उसके बाद जो भी उसको प्रिस्क्रिप्शन दिया गया, यानी जो भी उसके लिए उस प्रॉब्लम के लिए, सोल्यूशन के लिए काम किया गया, क्या वो सही थे। अगर ऑब्जेक्टिव्स अटेन हो जाते हैं तो यानी कि वो सही है, और अगर ऑब्जेक्टिव सही तरीके से अटेन नहीं हो पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं डायग्नोस्टिक फंक्शन में कमी रह गई है, या फिर डायग्नोस तो सही हुआ है, बीमारी को तो सही पकड़ा है, लेकिन उसके बाद जो उसको ट्रीटमेंट मिला है मेरे ख्याल से शायद वही प्रॉब्लम हो गई है। तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो डायग्नोस्टिक फंक्शन में कमी है या फिर प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन में कमी है। अगर ये दोनों अच्छे से हो गए हैं तो इवेल्युएटिव जो हमारा फंक्शन है, जो मूल्यांकन कार्य है, वो यही दिखाएगा कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से अटेन हो गए हैं, और जो चेंजेस एक टीचर बच्चे के अंदर लाना चाहती थी, जिस तरीके से बच्चे की लर्निंग में हेल्प कराना चाहती थी, वो सारी चीजें भी अटेन हो गई हैं।
तो ये है हमारा इवेल्युएटिव फंक्शन। इवेल्युएशन करने के लिए टीचर अलग अलग डिवाइसेस का यूज करती है। वो यूज कर सकती है अलग अलग टेस्ट का, अलग अलग ऑब्जर्वेशंस का, अपने रेटिंग स्केल्स का, इंटरव्यू का, कि बच्चों के अंदर वो चीजें दिखी हैं, वो चीजें दिख रही हैं, वो चीजें आ रही हैं जो वो टीचर उनको सिखाना चाह रही थी। और ये जो फंक्शन है, ये जो जब करती है टीचर, इसमें जो स्टूडेंट होता है वो काफी ज्यादा एक्टिव रहता है, क्योंकि एक्टिव रहेगा तभी वो अच्छे से चीजों का आंसर कर पाएगा, तभी वो चीजों को अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। इसीलिए इवेल्युएटिव फंक्शन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीचिंग के फंक्शंस में। तो अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग की, यानी शिक्षण के महत्व के बारे में, कि शिक्षण क्यों जरूरी है। तो एक अच्छे शिक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि वो एक क्रिएट करता है लर्निंग के नए नए वेज, क्योंकि एक अच्छा जो शिक्षण होता है, एक गुड टीचिंग, एक टीचर जो क्या करती है, बच्चों की हेल्प करती है उनके सीखने में, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर जब भी बच्चों के सामने जो भी वो कंटेंट को प्रेजेंट कर रही है, जो भी वो बातें उनके सामने कर रही है, जिस भी तरीके से अपने आप को बच्चों के सामने रिफ्लेक्ट कर रही है, वो बच्चों की लर्निंग के अलग अलग वेज को खोले, यानी कि बच्चे अलग अलग तरीके से ही टीचर से, मैं सिर्फ यहाँ पे नॉलेज से ही रिलेटेड बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। यानी जो लर्निंग होती है वो सिर्फ किताबी लर्निंग नहीं होती, उसके साथ साथ उनकी पर्सनैलिटी की लर्निंग, की टीचर जो बच्चे से सीख रहे होते हैं वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, उनके साथ साथ वो ये भी सीखे कि एक अच्छा इंसान कैसे बनना जा सकता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे डेवलप करा जाता है। तो एक अच्छी टीचिंग जो है वो अलग अलग वेज क्रिएट करती है लर्निंग के। उसके साथ साथ जो सेकेंड इंपॉर्टेंस है टीचिंग की, वो ये है कि टीचिंग की मदद से टीचर अलग अलग डिजायरेबल चेंजेस बच्चे के अंदर लेकर आती है। यानी कि अगर बच्चे के अंदर उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंजेस होने चाहिए जो उनको आगे इन फ्यूचर हेल्प करेंगे, जो उनकी पर्सनालिटी को और इनहेंस करेंगे, तो वो कुछ अलग अलग बिहेवियर मोडिफिकेशन टीचर थ्रू टीचिंग ही उनके अंदर लेकर आएगी। उसके साथ बात आती है कि टीचिंग जो है वो डायग्नोस्टिक है और रिमीडियल है। यानी कि जैसा कि हमने फंक्शन में बात करी कि टीचर पहले डायग्नोस करती है बच्चों की नीड्स को, उनकी रिक्वायरमेंट को, और उसके अकॉर्डिंगली ही उनको रिमीडियल टीचिंग वो ऑफर करती है, उनकी नीड्स पर वो वर्क करती है, उनको जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन देती है। तो इसलिए टीचिंग को बोला जाता है एक अच्छी टीचिंग डायग्नोस्टिक भी होती है और उसके साथ साथ रिमीडियल भी होती है। टीचिंग इंस्पायर करती है बच्चों को, मोटिवेट करती है कि वो और अच्छा कर सकते हैं, वो अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो अपनी लर्निंग को एनहांस कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को एनहांस करके वो अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि टीचिंग क्या होती है, मोटिवेट भी करती है और बच्चों को इंस्पायर करती है टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग। उसके साथ साथ मैं बात करूं कि टीचिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो टुमारो लीडर्स, यानी जो कल के लीडर्स हैं उनको शेप करती है, उनको बनाती है, उनको एक अच्छा लीडर बनाती है। तो ऐसा क्यों, जैसे आपने एक बॉर्नविटा की एड देखी होगी कि कल की तैयारी आज से, तो वो कुछ समथिंग ऐसी ही उसकी टैगलाइन है। तो वो क्या, उसमें भी यही बोला जा रहा है कि कल जो आपको बनना है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो उसकी तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। तो वही टीचिंग है। टीचिंग में जब टीचर बच्चों को समझा रही होती है, कोई भी चीज जब बच्चों को बता रही होती है, तो वो कल के लिए उसको तैयार कर रही होती है। यानी टुमारो जो लीडर्स होते हैं वो टीचिंग की हेल्प से ही बनते हैं। तो उसके बाद आता है कि टीचिंग हेल्प करता है अलग अलग वोकेशन को चूज करने में, यानी कि कौन कौन सी फील्ड आपके लिए बेटर है। तो एक आइडियल जो टीचर होगी, एक जो अच्छी टीचर होगी, वो स्टूडेंट को हेल्प करेगी, उनको ये एहसास दिलाएगी कि नहीं आपका इंटरेस्ट इस चीज में है, देन यू शुड ऑप्ट दिस फील्ड, यू शुड गो फॉर दिस करियर, कि आपको इसी चीज में अपना करियर बनाना चाहिए। क्योंकि जब हमारी टीचर हमें काफी अच्छे से जानती है, हम अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करते हैं अपने स्कूल लाइफ के दौरान, तो उनको पता होता है कि कौन सी चीज में हमारा इंटरेस्ट ज्यादा है और कहाँ पर जाकर हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो एक गुड टीचिंग जो होती है वो बच्चों को हेल्प करती है उनके वोकेशंस को चूज करने में, कुछ इस तरीके से। तो ये हमने देखा कि हमारी कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है टीचिंग की। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से फेसेस है टीचिंग के, यानी शिक्षण की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो हमें पता है कि टीचिंग एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क है और यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है, बच्चों की लर्निंग के अकॉर्डिंग ही अपने आप को मोल्ड करना होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट फेसेस पे टीचिंग करी जाती है। तो सबसे पहला जो फेस आता है वो होता है प्री एक्टिव फेस, फिर हमारा आता है इंटरैक्टिव फेस और उसके बाद आता है हमारा पोस्ट एक्टिव फेस। तो अब मैं एक एक करके इन फेसेस को आपको डिफाइन करूंगी। सबसे पहले बात करेंगे हमारे प्री एक्टिव फेस के बारे में, यानी कि पूर्व क्रिया चरण के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, आपको लिखा आ रहा होगा कि प्री एक्टिव फेस के साथ मैंने ब्रैकेट में डाल रखा है प्लानिंग। तो हाँ, ये फेस यही एक
तो ये एक फेस है जिसमें टीचर प्लान करती है अकॉर्डिंगली स्टूडेंट की उन्हें क्या चीज प्रेजेंट करनी है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनके टीचिंग के, किस तरीके से वो बच्चों के सामने अपनी इंफॉर्मेशन को डिलीवर करेगी, क्या क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजीज का वो यूज करेगी और किन स्ट्रैटेजीज को किस बच्चे पर वो यूज करेगी। यानी कि इस फेज के अंदर वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड हो जाती हैं जो टीचर परफॉर्म करती है क्लासरूम में आने से पहले। जब क्लासरूम में एंटर करने वाली होती है टीचर, और उस एंटर करने से पहले वो एक लेसन प्लान बनाती है, वो देखती है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं उनके, जो भी वो कंटेंट आज डिलीवर करने वाली है, क्या क्या वो किस तरीके से अपने टॉपिक को ऑर्गेनाइज करेगी, क्या क्या वो टीचिंग एड्स की हेल्प लेगी, कौन कौन से मेथड्स और स्ट्रेटजीज को वो यूज करेगी अपनी टीचिंग को करने के लिए, और किस तरीके से वो अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। यानी कि कौन से बच्चे पे कौन सी स्ट्रेटेजी, क्योंकि हर किसी पे एक स्ट्रैटेजी को यूज नहीं करा जा सकता, एक मेथड से हर बच्चे की पढ़ाई नहीं हो सकती, हर बच्चा नहीं सीख सकता। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो टीचिंग स्ट्रैटेजी का वो बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग ही हो। उसके बाद हमारा आता है इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, यानी कि अंतः क्रिया अवस्था। तो ये फेज है इम्प्लीमेंट करने का, कि जो भी टीचर ने डिसाइड कर लिया क्लास में आने से पहले, उन्होंने जो भी प्लानिंग करी है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट करे हैं कि ये एट द एंड ऑफ दिस कंटेंट, एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक ये चेंजेस आने चाहिए बच्चों के अंदर, उन सब चीजों के लिए टीचर क्या करेगी, अब उन सारी प्लानिंग को, जो भी उन्होंने प्लान करा है, उन सबको यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देगी। यानी कि क्लासरूम में आने के बाद जब टीचर प्रेजेंट करेगी और जब वो प्रेजेंटेशन फिनिश हो जाएगी, तो उसके बीच में जितनी भी चीजें होंगी वो सारी की सारी इस फेज के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। और वो चीजें हैं कि सबसे पहले तो टीचर आएगी और साइज अप करेगी, और बच्चों को एक साथ, जैसे बच्चे कभी कभार अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हैं, और उस टाइम जब बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर पढ़ रहे होते हैं, चीजों को समझ रहे होते हैं, तो उनका ध्यान बाकी चीजों में ज्यादा रहता है, यानी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स बन जाते हैं वो लोग। तो इसलिए सबसे पहले टीचर क्या करेगी, साइज अप करेगी क्लास को, कि फटाफट से शफल करेगी कौन से बच्चों को उनको किसके साथ बैठाना है। उसके बाद वो जानेगी लर्नर्स को, वो अंडरस्टैंड करेगी कि बच्चे की कौन सी नीड है। यानी कि अगर बच्चा, जैसे कोई बच्चा वीक है, किसी बच्चे को अगर कुछ आईज में प्रॉब्लम है, या फिर किसी बच्चे को ज्यादा अगर वो दूर बैठता है तो वो थोड़ी देर के बाद एब्सेंट माइंडेड हो जाता है, वो फिजिकली तो प्रेजेंट रहता है लेकिन मेंटली वहां पे नहीं होता थोड़ी देर में, तो टीचर फटाफट ऐसे बच्चों के साथ बैठाएगी, कुछ को आगे बैठाएगी, कुछ को पीछे बैठाएगी, अलग अलग डिफरेंट एबिलिटीज के बच्चों को शफल करेगी एक साथ। तो उस टाइम पे क्या करती है टीचर, बच्चों को जानती है और उनके नीड्स के अकॉर्डिंग ही क्लास को साइज अप कर देती है। और फिर बारी आती है एक्शन और रिएक्शन की, यानी इनिशिएट और रिस्पॉन्स की। यहाँ पर टीचर जो भी एक कंटेंट को प्रेजेंट करने के बाद, जो क्वेश्चन आंसर का टाइम है, यानी कि टीचर पूछेगी अपने कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन और बच्चे उसको आंसर करेंगे, तो ये वही स्टेज है जहां पर बच्चा इनिशिएट के साथ साथ रिस्पॉन्स भी कर रहा है। यानी कि टीचर इनिशिएट करेगी क्वेश्चन को और बच्चा क्या करेगा, उसके आंसर्स देगा, अलग अलग आइडियाज देगा। आंसर गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, लेकिन वहां पे जो प्रोसेस चल रहा होगा वो होगा एक्शन और रिएक्शन का। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, यानी कि पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ इवेल्युएशन, जिसको हम उत्तर क्रिया अवस्था भी कहते हैं। तो टीचिंग के टास्क को परफॉर्म करने के बाद, यानी कि टीचर ने प्लान करा कि उन्हें कौन सा कंटेंट प्रेजेंट करना है और किस तरीके से करना है, उसके बाद टीचर ने क्लास में उस चीज को परफॉर्म भी करा, प्रेजेंट भी करा बच्चों को। अब बात आती है इवेल्युएशन की, यानी कि बच्चों को देखने की, ये डिसाइड करने की कि क्या बच्चों को समझ में आया भी है या नहीं आया। तो इस फेज के अंदर वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जिसको हम इवेल्युएशन एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं, जो हम अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। यानी हम टेस्ट की मदद से इसको कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन की मदद से कर सकते हैं, बच्चों के ओरल टेस्ट ले सकते हैं। तो उसके लिए टीचर क्या करेगी, डिफरेंट स्ट्रैटेजी और डिफरेंट मेथड्स को यूज करेगी और कलेक्ट करेगी एविडेंस कि क्या अब अलग स्ट्रैटेजी से और अलग मेथड को यूज करने से वो चेंजेस आए जो टीचर बच्चों के अंदर देखना चाह रही थी। तो ये था हमारा पोस्ट एक्टिव फेज, यानी कि उत्तर क्रिया अवस्था। अब हम बात करेंगे वेरियस लेवल ऑफ टीचिंग की,
यानी शिक्षण के स्तर के बारे में हम बात करेंगे। तो जो टीचिंग होती है वो बेसिकली 3 लेवल्स पे करी जाती है और टीचर को अपने माइंड में, अपने ध्यान में ये चीजें रखनी चाहिए कि बच्चों के डेवलपमेंट फेजेस पे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसकी मदद से जो वो इस तरीके से टीचिंग करे कि उनके ऑब्जेक्टिव्स भी अटेन हो पाए। तो अब हम उन 3 लेवल की टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि सबसे पहले जो हमारी आती है वो आती है हमारी मेमोरी लेवल टीचिंग, जिसको हम थॉटलेस टीचिंग भी बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी कि थॉटफुल टीचिंग की, और उसके बाद आती है हमारी रिफ्लेक्टिव लेवल यानी अपर थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग की। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मेमोरी लेवल यानी थॉटलेस टीचिंग, जिसको हम हिंदी में स्मृति स्तर कहते हैं। तो ये जो टीचिंग है इसको कहा जाता है कि ये पहली और थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर क्या करती है टीचर की बच्चों के ऊपर सिर्फ वो उनको रोट लर्निंग करवाती है, वो सिर्फ उनको क्रैमिंग करवाती है। वो इन्फॉर्मेशन जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, जो लॉज होते हैं, जो फॉर्मूलाज होते हैं, उसको सिर्फ टीचर क्रैम ही करवाती है। यानी कि जिससे क्या होता है कि बच्चों की जो थिंकिंग एबिलिटी होती है यहाँ पर उसका कोई भी रोल नहीं होता, उनके मेंटल प्रोसेसर्स का कोई भी रोल नहीं होता, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी बिल्कुल बिल्डअप नहीं होती है। तो टीचर इसमें सिर्फ क्या करवाती है, इंफॉर्मेशन को क्रैम कराती है। तो इसमें जो टीचर का रोल होता है वो प्राइमरी माना जाता है। अब इसमें टीचर को प्राइमरी क्यों माना जाता है? क्योंकि टीचर ही डिसाइड कर रही है कि कौन सा कंटेंट उन्हें प्रेजेंट करना है और किस तरीके से करना है। तो इसलिए टीचर को प्राइमरी माना जाता है और टीचर ही इसमें एक्टिव होती है। और बच्चे तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन वो सेकेंडरी माने जाते हैं। मतलब कभी कभी बच्चे सिर्फ सुन रहे होते हैं लेकिन वो समझ नहीं रहे होते चीजों को, क्योंकि जो टीचिंग हो रही है वो कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रोट लर्निंग है, सिर्फ और सिर्फ क्रैमिंग है। तो इसलिए इसको थॉटलेस लेवल भी टीचिंग बोला गया है, क्योंकि इसमें थिंकिंग एबिलिटीज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है बच्चों की। अब हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग यानी बोथ स्तर के बारे में। तो इसमें टीचर क्या करती है, जैसे थॉटलेस लेवल यानी हमने जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में देखा कि टीचर बच्चों को सिर्फ क्रैम करवा रही है, सिर्फ सब्जेक्ट को रोट लर्निंग की मदद से ही बच्चों को लर्न करा रही है। तो लेकिन जब अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की बात आती है तो ये इसमें वो सारी चीजें आ जाती हैं जो टीचर बच्चों को कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करवाने में लगाते हैं। मतलब इसमें कोई भी रोट लर्निंग नहीं हो रही, कोई भी क्रैमिंग नहीं हो रही। टीचर अपने कंटेंट को इस तरीके से प्रेजेंट कर रही है, अपने इंस्ट्रक्शंस को इस तरीके से प्रेजेंट कर रही है जिससे बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो पाए, बच्चे प्रिंसिपल्स ऑफ फैक्ट्स के बारे में अच्छे से समझ पाए, यानी कि एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो पाए। टीचर ट्राई करती है कि बच्चों को वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे, जिससे बच्चों के जो कॉग्निटिव लेवल है यानी कि जो जो उनका इंटेलेक्चुअल लेवल है, जो उनका इंटेलेक्चुअल बिहेवियर है वो अच्छे से डेवलप हो पाए। और ये जो टीचिंग होती है इसमें प्यूपिल्स और टीचर दोनों का पार्टिसिपेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है और दोनों मिलकर ही अपने लेसन को, अपने टीचिंग लेसन को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। यानी कि दोनों ही एक्टिवली पार्टिसिपेट होते हैं और दोनों का टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस एक साथ साथ चल रहा होता है। तो अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग यानी चिंतन स्तर के बारे में। इसको हम इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी कहते हैं और उसके साथ साथ बोला जाता है प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस लेवल पे जो टीचिंग होती है वो बहुत ज्यादा थॉटफुल होती है और बहुत ही ज्यादा बच्चों के लिए यूजफुल होती है। यानी कि टीचर सिर्फ एक बुक के कॉन्सेप्ट्स को ही नहीं समझा रही, वो बच्चों को तैयार कर रही है कि जब वो क्लास से बाहर जाएं, जब वो सोसाइटी में जाएं और जो भी प्रॉब्लम वहाँ पे अराइज होती है उसका सोल्यूशन वो फाइंड आउट कर सके। यानी कि बच्चों को वो हेल्प करती है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के, कैसे वो सोल्यूशन निकालेंगे, कैसे वो फेस करेंगे, उस चीज के लिए बच्चों को वो रेडी करती है। इसी की वजह से बच्चों की जो थिंकिंग और क्रिएटिव एबिलिटीज होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं इस लेवल पर आकर। क्योंकि जब बच्चा अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ढूंढना सीखेगा, वो उनको फेस करना सीखेगा, तो उसकी थिंकिंग और क्रिएटिव एबिलिटीज ऑन हो जाएंगी, वो जो एबिलिटीज हैं वो डेवलप भी हो जाएंगी। इस लेवल पर आकर इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग और इसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। और ऐसा कहा भी जाता है कि ये प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग होती है। अब इसको प्रॉब्लम सेंटर्ड क्यों बोला जाता है? यानी कि बच्चों के कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो रियल लाइफ प्रॉब्लम हो, चाहे वो क्लासरूम प्रॉब्लम हो, उसके लिए बच्चे रेडी करे जाते हैं कि अगर रियल लाइफ में जो उनको प्रॉब्लम अगर अराइज हो जाती है तो वो कैसे उसका सोल्यूशन निकालेंगे।
सो थैंक यू। ये था हमारा टीचिंग का यूनिट और आई होप कि आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ हो। सो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट यूनिट के साथ और कुछ नए टॉपिक्स के साथ।